सो वी आर लाइव नाउ और मैं आपको इसका लाइव लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, आप चैट सेक्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज की ट्रेनिंग है बहुत जबरदस्त होगी, नोट्स बनाइएगा, सीखने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से सर का समय लिया गया हुआ है, राइट। मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और मैं सभी के सर माइक्स तो ऑफ होंगे ही होंगे और मैं चैट सेक्शन को मैं डिसेबल कर दूंगा अभी कुछ टाइम के लिए। जिनको भी सवाल पूछने हैं वो आप लगभग एंड में आप सवाल पूछ सकते हैं। आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे आज के जबरदस्त ट्रेनर के लिए। जस्ट अ मिनट। अगर किसी को साउंड ना आए ईयरफोन लगा लेना, अगर किसी का ब्लर हो रहा है आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, फिर भी कोई टेक्निकल एरर आता है तो आप फेसबुक पर जाके चेक कर सकते हैं क्योंकि बीच में चैट डिसेबल होगा, आप कुछ कह भी पाएंगे तो शायद हम लोग नहीं सुन पाएंगे। आज के सेशन को शुरू करते हैं। ओवर टू हमारे आज के ट्रेनर हैं, जस्ट अ मिनट मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो वी स्टार्ट। हाँ, तो अगर मैं आज के कंडीशंस की बात करूं, पूरे दुनिया में एक ऐसा शब्द जो पॉपुलर हो गया है वो है कोरोना वायरस। ठीक है ना। आज सबसे शुरू में हम ये देखेंगे कि हम कोरोना वायरस के जो मतलब जो कीवर्ड है, आज आपको मालूम है कि दुनिया भर में ये कोरोना वायरस एक ऐसा शब्द हो गया जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबको मालूम है, हर वर्ग के लोगों को मालूम है। तो हम पहले ये शुरुआत करते हैं कि इसको एज अ ट्रिगर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये जो इंटरेस्ट मतलब एक तरीके से लोगों को इंटरेस्ट जगाना है कैसे। भाई कई लोग पूछते हैं मुझे कि अभी कोरोना और एयर प्योरीफायर को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्कशन की शुरुआत कैसे आप कर सकते हैं। तो जैसे कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शार्प के पास कोरोना वायरस के लिए एक टेस्ट रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट है कोरोना वायरस के लिए। लेकिन ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये 2004 का है, ठीक है। और ये 2004 में जो टेस्ट रिपोर्ट किया था हमने, उस समय जो कोरोना वायरस के स्टेन थे वो था फेलाइन कोरोना वायरस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फेलाइन कोरोना वायरस। लेकिन जो अभी के स्टेन है, अभी इस समय जो है वो है नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19, जिसके लिए हमारे पास कोई टेस्ट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट नहीं है। ये सबसे जरूरी बात है ध्यान रखना आपके लिए कि हाँ, कोरोना वायरस के लिए हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट है, लेकिन अभी के समय के जो कोरोना वायरस के स्टेन है वो बिल्कुल अलग है, जिसके लिए हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो प्लीज कमिटमेंट मत करिएगा, प्लीज कोई ऐसी बात मत करिएगा। बट हमें क्या कहना है, हमें शुरुआत कैसे करनी है कि देखिए आज की डेट में कोरोना वायरस के लिए सब लोग जो है कॉन्शियस हो गए हैं, सब लोग हर एक चीज जो है सैनिटाइज कर रहे हैं, जितनी सावधानी लोग फैमिली के लिए बरत सकते हैं वो कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास कोरोना वायरस के लिए टेस्ट रिपोर्ट है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट जो पुरानी है, लेकिन इस समय के जो कोरोना वायरस के सिचुएशन है उसके लिए हमारे पास कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो हम मेन पॉइंट आपको बताना चाहते हैं, जो ये मैं क्यों आप लोगों को कह रहा हूँ, वो आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ मैं कि हमारे पास सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, हमारे पास आप स्क्रीन पे देखिए कि हमारे पास कई तरीके के
बैक्टीरिया वायरस के हमारे पास सर्टिफिकेट है। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं ये एक समरी है जो बैक्टीरिया वायरस किस किस चीजों से हमारे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कामयाब है। आप देखिए H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा, सार्स, न्यू टाइप ऑफ H1N1, ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, MRSA, ये जो हाईलाइटेड वाले जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डेडली है। इन चीजों के लिए हमारे पास देखिए एलर्जेंस में माइट एलर्जेंस आता है, फंगस में क्लैडोस्पोरियम आता है। क्लैडोस्पोरियम वो ऐसा फंगस है, मतलब आप अगर 3-4 दिन दरवाजा बंद करके रखेंगे, जो डार्क एरियाज है, जो साफ सफाई नहीं होती, वहां पे क्लैडोस्पोरियम पाया जाता है और स्टेफाइलोकोकस पाए जाते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हम एयर प्योरीफायर में दे रहे हैं, वो कितने दमदार है, वो कितने पावरफुल है, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये जो है प्रूफ करता है कि हम जो टेक्नोलॉजी कितने पावरफुल है, हमारी टेक्नोलॉजी जो कई कई तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और मोल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। आज जो है कोरोना वायरस आज है, ठीक है ना, हो सकता है 1 महीने के अंदर कोरोना वायरस का नामो निशान दुनिया भर से मिट जाएगा, ठीक है ना। और अगले 3-4 महीने के बाद कोरोना वायरस जैसे कोई चीज था हम भूल जाएंगे। जैसे हम लोग H1N1 भूल चुके हैं, जैसे हम लोग स्वाइन फ्लू भूल चुके हैं, जैसे हम सार्स भूल चुके हैं, निपा वायरस भूल चुके हैं, ठीक इसी तरीके से 3-4 महीने के अंदर कोरोना वायरस भी लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं चीजें बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप हमारे फैमिलीज, अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करेंगे, इंडियन घरों की बात करेंगे, जो आज की डेट में पूरे साल एक फैमिली को, बच्चों को बॉदर करते रहता है, वो आपके स्क्रीन के सामने ये बीमारी है। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, कोरोना वायरस आएगा चला जाएगा, हाँ ठीक है ना, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। बट आप खुद सोचिए इस बात को कि हमारे घर में आज की डेट में जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होती है, जो पूरे साल हमें बॉदर करता है, पिछले 3-4 साल से इन सब सिम्टम्स की बढ़ोतरी हो रही है, वो आपके स्क्रीन के सामने ये है। मैं समझा पा रहा हूँ? कैन आई गेट सम रेज्ड हैंड्स टू नो, ताकि मैं जान सके कि हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ। परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो है, हम अगर इन चीजों से जूझ रहे हैं, इन चीजों से हमारे परेशानी हो रही है, तो मुझे नहीं, आपको क्या नहीं लगता कि हमें इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? ठीक है, हमारे पास सर्टिफिकेट जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो टेक्नोलॉजी की पावर को दर्शाता है। आप अगर ये देखिए कि हमारे इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, और ये जो कॉमन सिम्टम्स है जो आज हमारे घर में पाए जाते हैं, हर किसी के घर में कोई ना कोई सिम्टम ये चीज मिलेगा आपको, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए? और ये जो हमारी लॉकडाउन पीरियड है, इस समय हम अपने घर में बैठे हैं, तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि हम अपने लाइफ को थोड़ा रीऑर्गेनाइज करें, हम अपनी लाइफ को थोड़ा समझे, रीस्ट्रक्चर करें, ताकि हम इन चीजों को थोड़ा सा और फोकस दिया जाए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी शरीर है, इस शरीर में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, इंडियंस की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लगभग आप मान लीजिए 70 साल है। ये जो 70 साल हम जिंदा रहेंगे, इसी शरीर के अंदर जिंदा रहेंगे। और मुझे क्या लगता है कि अगर 70 साल हम इस शरीर में रहेंगे, तो इस शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है, ताकि हम ये समझे कि ये शरीर का जो बिहेवियर है, जो सिग्नल्स है, जो सिम्टम्स है, जो हमें सिग्नल देते हैं। तो आप अगर ये मानते हैं कि यही जो है कॉमन सिम्टम्स है जो हमें बॉदर करते हैं इस समय, तो हम पहले ये समझते हैं, 2 मिनट, अगले 2 मिनट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिम्टम्स कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, और किस तरीके के लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है। सबसे पहली बात, हमारे शरीर के अंदर 2 तरीके की इम्यूनिटी सिस्टम है। पहला इम्यूनिटी सिस्टम वो है जो हमारे शरीर के अंदर काम करता है। अंदर मतलब अगर शरीर में इनसाइड कोई अटैक होता है, तो उसमें हमारा शरीर एंटीजन, एंटीबॉडी क्रिएट करके उस वायरस से या बैक्टीरिया से लड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई वायरल अटैक होता है, तो हमें बुखार चढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाती है बॉडी,
टेम्परेचर इसलिए बढ़ जाती है ताकि वायरस को किल कर सके। जैसे मान लीजिए आपने कोई खाना ऐसा खा लिया तो जो गड़बड़ कर दिया खाना, तो पेट लूज मोशन हो जाता है, फिर वॉमिटिंग होती है। तो ये जो है इंटरनल इम्यूनिटी है, जो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी जो पहुंच चुका है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन एक और इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर है जो बाहर से आने वाले खतरे को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। अब वो इम्यूनिटी जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। आप सोचेंगे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही क्यों ये इम्यूनिटी है। मैं आप लोगों से एक मिनट, क्लियर नहीं है सर, बीच में ब्रेक हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनरल क्वेश्चंस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ये मत पूछिए। जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, गुड मॉर्निंग जरूरत नहीं है। आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है अभी मत पूछिए, क्योंकि अभी मैं देख नहीं पाऊंगा, प्रेजेंटेशन में फोकस करते हैं। आप मैं जब बोलूंगा आपसे तब आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? ओके, नाउ हम लोग बात कर रहे थे उस इम्यूनिटी की जो बाहर से चीजें को अंदर आने में रोकता है, और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। आप सोचेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए 11,000 लीटर, मतलब 11,000 लीटर हवा रोज हमारे शरीर के अंदर घूमता है। मतलब 24 घंटे में 11,000 लीटर हवा हमारे मुंह से लेके ये लंग्स में सर्कुलेट होता है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिस चीज की हम एनवायरनमेंट से इनटेक करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से हम खाना भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं, हवा लेते हैं, जो लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है हवा की है। चूंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम हवा की है, तो हमारे शरीर में जहां से हवा घुसता है वहां पे इम्यूनिटी रिस्पांस दे दिया। अब आप देखिए मजेदार चीज, जो हमारे शरीर के अंदर जो सबसे पहला सिक्योरिटी गार्ड है, जो सबसे पहला डिफेंस सिस्टम है, वो है नाक के बाल। जैसे ही नाक के बाल में कोई चीज डिटेक्ट होती है, अनजान चीज है, तो हमें क्या आती है? छींक आती है, हमें छींक आती है। तो अगर कोई आदमी छींक रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका इम्यूनिटी काम कर रहा है। अगर कोई आदमी बार बार छींक रहा है तो हम सोचते हैं बीमार है, वो बीमार नहीं है, उनका इम्यूनिटी काम कर रहा है कि शरीर के अंदर कुछ जाने की कोशिश कर रहा है और उसको बाहर निकाल रहा है। दिस इज नंबर वन, डिफेंस नंबर वन। दूसरा जो है, जैसे ही छींकने के बावजूद भी अगर चीजें अंदर आए तो नाक के अंदर ग्लैंड्स है, हाँ? ये जो ग्लैंड्स है उसमें सेमी ट्रांसपेरेंट एक स्टिकी फ्लूइड निकलता है, सेमी ट्रांसपेरेंट एक चिपका हुआ पानी निकलता है, जिसे नाक बहना भी कहते हैं। जैसे पानी जैसा नाक से निकलता है तो उसे म्यूकस भी बोलते हैं। तो ये इसलिए निकलता है ताकि जो चीजें अंदर जाने की कोशिश कर रहा है उसको पानी के साथ बहा दो, ठीक है ना? तो अगर किसी का नाक बह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है, इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है। तीसरा, अगर ये दोनों चीजें फेल हो जाए, मान लीजिए दोनों फेल हो गए, फिर क्या होता है? ये नाक का जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? ये है नॉर्मल हेयरवे, मतलब इतना गैप होना चाहिए, लेकिन ये दोनों फेल हो गए, फिर भी चीजें अंदर आ रही है, तो ये सिकुड़ देता है नाक के अंदर ये वाले हिस्से को। ये देखिए सिकुड़ देता है, ये फोटो में आप देख रहे हैं। सिकुड़ इसलिए देता है ताकि कम से कम चीजें अंदर आए। मैं समझा पा रहा हूं आपको? ताकि कम से कम चीजें अंदर आए। लेकिन जैसे ही वो सिकुड़ देता है नाक के अंदर, तो हमें क्या महसूस होता है? हमें नाक बंद महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे नाक में बंद है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आप खुद सोचिए कि अगर किसी बच्चे का नाक बंद होता है, तो बच्चे के नाक बंद जब होते हैं, बच्चे क्या करते हैं? मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे मुंह से सांस लेते हैं तो पहले तो नाक के अंदर से जा रहा था, तो वहां पे इम्यूनिटी सिस्टम रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने उसको बाईपास कर दिया और मुंह से सांस लेने लगे, बच्चे खास करके। जैसे ही बच्चे मुंह से सांस लेने लगते हैं तो ये सारी चीजें, यहाँ पे कोई इम्यूनिटी नहीं है, यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है गले में आ जाती है, यहाँ पे गले में आके अटकती है, यहाँ पे आके अटकती है। जैसे यहाँ पे अटकती है तो पहले तो गले की खराश होती है, खिचखिच होती है, फिर धीरे धीरे गला दर्द होने लगता है, फिर खांसी होती है, जुकाम होता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि हमने इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बीमारी का नाम दे दिया। ये जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कोई बीमारी नहीं है,
ये जस्ट हमारे इम्यूनिटी का काम करने का रिस्पॉन्स है। मैं आप लोगों को समझा पाया? क्या आप कुछ हाथ उठा पाएंगे ये बताने के लिए कि हाँ ये जो है क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। थैंक यू, थैंक यू। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अब हम देखते हैं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो मतलब परेशानी वाली बीमारी है, मतलब सही में जिनको ये बीमारी होती है वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, वो है एस्थमा। मतलब अगर किसी के घर में एस्थमा है, किसी बच्चों को या किसी को एस्थमा है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। वो लोग मतलब वो लोग कभी भी अटक सकते हैं, मतलब कोई फैमिली का हॉलीडे प्लान नहीं कर सकते, बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। चूंकि एस्थमा एक ऐसी बीमारी है, वो कोई बोल के नहीं आता, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एस्थमा कोई बीमारी नहीं है, एस्थमा भी एक हमारे इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है। मैं आपको अब बताता हूँ कि एस्थमा कहाँ पे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जैसे अभी हमने क्या दिखाया था आपको कि इन्फ्लेमेशन हुआ है और नाक बंद हो गया। नाक बंद के केसेस में बच्चे मुंह से सांस लेने लगते हैं, लेकिन अगर बड़ों को मतलब हम जैसे लोगों को अगर नाक बंद होता है तो हम बड़ी आसानी से नाक में ड्रॉप डाल देते हैं। जब आप नाक में ड्रॉप डालते हैं तो जो इम्यूनिटी सिस्टम ने उसको सिकुड़ दिया था, मतलब उसको छोटा कर दिया था, आपने ड्रॉप डाल के केमिकली उसके गैप को बढ़ा दिया है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ? मतलब आप नाक बंद किसने किया था? हमारे इम्यूनिटी नहीं किया था। क्यों किया था? ताकि कम से कम चीजें अंदर जाए, ताकि हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन हमने तो इग्नोर करना है, हमने तो समझना नहीं है। तो चूंकि हमें समझना नहीं है तो क्या होता है कि वो हमने नाक में ड्रॉप डाल दिया। जैसे हमने नाक में ड्रॉप डाला, इमीडिएटली वो खुल गया। जैसे ही खुल गया तो इम्प्योरिटीज जो रोकने की कोशिश हो रही थी वो अब नीचे जाने लगे। आप स्क्रीन पे देखिए, अब जैसे जैसे नीचे जाने लगता है, यहाँ पे ब्रोंकियल सेक्शन है, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको ब्रोंकियल सेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे जाके कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, यहाँ पे जाके उसको इन्फ्लेमेशन होगा। जब ब्रोंकियल सेक्शन को इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है ना। ब्रोंकाइटिस के केस में क्या होता है, आपको बड़ी तकलीफ होती है, सांस लेने में ऐसा लगता है जैसे कितनी कितनी एफर्ट करके सांस लेना पड़ता है, बहुत जोर से सांस लेना पड़ता है, ये उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। लेकिन चूंकि तकलीफ होती है तो लोग फिर उसमें भी दवाई ले लेते हैं। जब आप दवाई लेते हो तो यहाँ से भी ब्रोंकियल सेक्शन में भी उसने कॉन्स्ट्रिक्शन किया था, फिर आपने दवाई से उसको भी खोल दिया। अब आप ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपने यहाँ पे खोल दिया तो ये जो इम्प्योरिटीज जो यहाँ पे रुक रहा था, अब धीरे धीरे अंदर आने लगे। अब देखिए यहाँ तक एक ही एयरवे था, सिंगल एयरवे, अब यहाँ से मल्टीपल हो गए, यहाँ से दो हिस्सों में, दो लंग्स में बट गए। अब धीरे धीरे आप देखिए ये और ब्रांच आउट होते गए। ये देख रहे हैं ना, ब्रांच आउट हो रहे हैं। ये ब्रांच आउट क्यों हो रहे हैं? ब्रांच आउट इसलिए हो रहे हैं कि ताकि पूरे लंग्स को हवा पहुंचा सके, ठीक है। अब क्या है कि आपने यहाँ से खोल दिया तो इम्प्योरिटीज नीचे आने लगेंगे। जैसे जैसे नीचे आने लगेंगे ये जो है और पतले होते जाएंगे, यहाँ पे मोटे हैं और ये पतले होते जाएंगे। जैसे जैसे पतले होते जाएंगे वैसे वैसे वहां पे जब इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब मान लीजिए ये जो पतले पतले से एयरवे है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको एस्थमा कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको समझा पाया? ये यहाँ पे और 1 2 3 4 10 15 इन्फ्लेमेशन जब होता है उसके एस्थमा नहीं होता है। 100 150 तक तो झेल लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब मल्टीपल्स होते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने लगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकेज होने लगा, तब जो है जाके एस्थमा अटैक शुरू होता है। आपने देखा होगा आपके घर में या आपके दोस्तों में जिसको एस्थमा होना शुरू होता है, धीरे धीरे जो है एक बार होता है, हफ्ते में एक बार होता है या महीने में एक बार होता है, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। चूंकि जब आप एस्थमा की मेडिसिन लेते हैं तो आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने टेम्पररी उसको खोल दिया, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना, खोल दिया, जैसे वो हवा जाने लगा और इम्प्योरिटीज और आने लगे। जैसे जैसे फिर इसलिए क्या होता है कि आप दवाई तो ले रहे हैं लेकिन फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ते रहता है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? जैसे जैसे आप मेडिसिन लेते हैं कोई टेम्पररी रिलीफ के साथ साथ एस्थमा की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। एक और चीज बताना चाहूंगा
कि आप देखेंगे जब नाक में ड्रॉप डालते हैं, हम लोग ऐसे डालते हैं, नाक में ड्रॉप डाल दिए, लेकिन जब एस्थमा के दवाई लेते हैं वो मुंह से लेते हैं और प्रेशर से लेते हैं। तो मुंह से क्यों लेते हैं? मुंह से हम इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ पे सीधे पहुंचता है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मुंह से सीधे यहाँ तक पहुंचता है। और प्रेशर में इसलिए लेते हैं ताकि मुंह में जब डालेंगे तो ये प्रेशर में हमें दवाई को यहाँ तक पहुंचाना है। अगर ड्रॉप डालेंगे तो गले में जाके रुक जाएगा, लेकिन प्रेशर में जब डालते हैं तो दवाई एकदम यहाँ तक पहुंचती है। मैं आपको समझा पाया? ठीक है ना? अब आप खुद सोचिए कि मैं एक बार समराइज करता हूँ जो चीज मैंने बताया कि कोरोना वायरस आज का सिचुएशन है। कोरोना वायरस ने हमें एक मौका दिया है ताकि लोगों के साथ हम बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। बातचीत में हम ये बताएंगे, देखो हमारे पास सर्टिफिकेट तो है, लेकिन आज वाला जो स्ट्रेन है उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे डेडली बैक्टीरिया वायरस के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट है जो हमारे टेक्नोलॉजी के ताकत को बताता है। ठीक है ना? लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आज कोरोना वायरस है, 1-1.5 महीने के अंदर कोरोना वायरस निकल जाएंगे, कोरोना वायरस का नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन जो चीज रह जाएगा, जो चीज हमें आज परेशान कर रहा है, वो है आपके स्क्रीन के सामने ये सब सिम्टम्स। ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स कोई बीमारी नहीं है, हमने अपने इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बीमारी का नाम दे दिया है। ठीक है ना? तो हमारे पास अभी चॉइस क्या है हमारे पास? और हमने ये भी देखा कि जो सबसे ज्यादा परेशानी वाला, आप इसमें से अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो है एस्थमा। जिसको एस्थमा अटैक होता है, जिस फैमिली में जिस बच्चे को एस्थमा होता है, उनको पता लगता है कि किस तरीके की, मतलब ऐसा लगता है जैसे आपको फांसी दिया जा रहा है, उस तरीके की तकलीफ होती है लोगों को। तो हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आज हमारे पास जो प्यूरिफायर है वो टेक्नोलॉजी इतने दमदार है। जो टेक्नोलॉजी क्यों दमदार है? क्योंकि जहरीले से जहरीले बैक्टीरिया वायरस को ये मार सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो पावरफुल टेक्नोलॉजी है, उसके लिए ये तो बच्चे हैं। तो अब धीरे धीरे जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम किस तरीके से सोल्यूशन देंगे। मतलब इतना तो मैं आपको समझा पाया ना कि आज की डेट में कोरोना वायरस ठीक है, डेडली है, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी वाला चीज जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। और आज हमने समझा कि ये बीमारी नहीं है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का रिस्पॉन्स है। मैं एक और चीज बताता हूँ, आप देखेंगे ये चीज जो है, ये सिम्टम्स बच्चों में ज्यादा होता है। अब आप सोचिए बच्चों में ज्यादा क्यों होता है? बच्चों में ज्यादा इसलिए होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी हर एक चीज सेंसिटिव होती है, हर एक चीज। ठीक है ना? और बच्चे जब पैदा होते हैं, हम बच्चों के एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए, मतलब स्किन, हेयर, आईज, एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए हम पूरी ख्याल रखते हैं। पाउडर अलग, साबुन अलग, शैम्पू अलग, तेल अलग, हर एक चीज अलग क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि बच्चों के जो एक्सटीरियर सरफेस है वो कमजोर है, नाजुक है, सेंसिटिव है। तो हम एक्सटर्नल सरफेस के लिए अलग से केयर करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर एक्सटर्नल जो है सेंसिटिव होगा, तो बच्चों का जो ये एयरवे है, बच्चों के जो ये एयरवे पाइप है, ये तो सुपर 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 सेंसिटिव होगा ना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये जो सुपर 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 सेंसिटिव जो एयरवे है, उसे बचाने के लिए मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। जब ज्यादा मेहनत करता है तो ज्यादा सिग्नल्स देते हैं, जब ज्यादा सिग्नल्स देते हैं तो हमें ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो कैन आई सी सम रेज्ड हैंड्स के मैं आपको समझा पाया कि बच्चे बार बार क्यों बीमार पड़ते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स कुछ नहीं है, ये सिम्टम्स सिर्फ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का काम करने का तरीका है। लेकिन अब तक हम लोग इग्नोर करते जा रहे हैं। अगर हम इग्नोर करते जाएंगे, ध्यान से सुनिए, अगर हम इग्नोर करते रहेंगे तो ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे हम और इग्नोर करते जाएंगे, ये सिम्टम्स, नंबर ऑफ सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। एक, सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, दूसरा नंबर ऑफ सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? अब इस चार्ट को अगर देखेंगे, इस चार्ट में हमने ये दिखाया कि ये जो सिम्टम्स है कॉमन सिम्टम्स है। हाँ, आप इग्नोर करेंगे,
तो सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे, सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। अगर फिर भी आप इग्नोर करते रहे तो सिंड्रोम का मतलब आप कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स, मतलब एक सिंड्रोम मतलब 2-3 सिम्टम का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। फिर अगर इसको भी इग्नोर करते रहेंगे तो इवेंचुअली डिजीज हो जाएगा। यहाँ से मतलब सिम्टम से आप इजीली रिकवर कर सकते हैं, सिंड्रोम से थोड़ा मुश्किल होगा बट फिर भी आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये यहाँ पहुंच गए फिर वापस नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास ये पहला चॉइस ये है कि हम इग्नोर करते रहे, ठीक है ना। दूसरा चॉइस ये है कि हम जो है प्रिवेंशन ले, हम देखें कि किस तरीके के प्रिवेंशन हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुंदर सा, आपको मैं समझा पाऊंगा कि किस तरीके के अच्छा, इन्फ्लेमेशन मतलब सिकुड़ना, इन्फ्लेमेशन का जैसे मैंने दिखाया था आपको इस स्लाइड पे, ये देखिए, मतलब ये नॉर्मल एयरवे, मतलब अब सांस लेने में आसानी हो रही है, गैप सही है। अब सिकुड़ क्यों जाता है, इन्फ्लेमेशन मतलब सिकुड़ गया। सिकुड़ना क्यों होता है, सिकुड़ना इसलिए होता है कि इम्प्यूरिटीज जो आ रहा है, इम्प्यूरिटीज को उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब दरवाजे को बंद तो नहीं कर सकते, हल्का सा खोल के रख दिया ताकि कम से कम चीजें अंदर आए, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। आप सिकुड़ना भी कह सकते हैं, जिसे नाक बंद का एहसास होता है, नाक बंद का एहसास होता है, या ब्रोंकाइटिस का एहसास होता है, या एस्थमा का एहसास होता है। ये नाक बंद, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सब जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे से होता है। जो मेन रीजन है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे, सिकुड़ना, एयरवे को सिकुड़ना। मतलब यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन सिकुड़ता है तो नाक बंद होता है, यहाँ पे जब सिकुड़ता है तो ब्रोंकाइटिस होता है, यहाँ पे जब सिकुड़ता है तो एस्थमा होता है, ठीक है। अब चलते हैं सोल्यूशन पे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम जब किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, सो पब्लिक टॉयलेट में जाके हमारे रिएक्शन क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम सांसों को हल्की करते हैं, हम उतने भारी सांस नहीं लेते, हम हल्की करते हैं सांसों, और सांसों के बीच में गैप बढ़ा देते हैं। हम गैप क्यों बढ़ाते हैं और हल्की क्यों करते हैं, हम इसलिए हल्की करते हैं ताकि कम से कम इम्प्यूरिटीज शरीर के अंदर जाए, कम से कम, ये ध्यान रखिएगा। आप टॉयलेट में जाके आप जर्म्स है, इन्फेक्शंस है, स्मेल है, आप उन चीजों को जीरो नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टॉयलेट के बाहर सांस लेके अंदर जाइए फिर बाहर आके सांस लीजिए, नहीं कर सकते। आपको सांस लेना है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ये क्या हम कॉन्शियसली करते हैं, जानबूझ के करते हैं? नहीं, ये अपने आप होता है। जैसे ही आप किसी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल है या टॉयलेट है, अपने आप जो है हम जो है सांस को धीमी कर देते हैं, अपने आप धीमी कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि कम से कम चीजें अंदर जाए। ठीक उसी तरीके से हमारे एयर प्योरीफायर भी वैसे ही काम करता है। आप देखिए एयर प्योरीफायर किस तरीके से काम करता है। हम जो है 24 घंटे सांस लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपका 90% काम हो गया। हम 24 घंटे कई अलग अलग जगह सांस लेते हैं। आउटडोर में सांस लेते हैं, घर के बाहर सांस लेते हैं, पब्लिक प्लेसेस जैसे बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर, मॉल के अंदर सांस लेते हैं। हम ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में सांस लेते हैं। हम घर पे सांस लेते हैं। तो बाकी जितने भी जगह है, आउटडोर, पब्लिक प्लेसेस, सिनेमा थिएटर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये जो सांस की क्वालिटी है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहां पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो घर का एनवायरनमेंट है, घर के अंदर जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है। मैं समझा पाया आपको? इसका मतलब ये है कि 24 घंटे हम अलग अलग जगह सांस ले रहे हैं। हर एक सांस में कुछ ना कुछ जहरीली चीजें शरीर के अंदर आती है। अब एयर प्योरीफायर हम गले में लटका के घूम नहीं सकते, तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने बेडरूम, जो हमारी बेडरूम है, बेडरूम के अंदर हम 8 से 10 घंटे रहते हैं। बच्चे हो सकते हैं ज्यादा देर रहते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट 8-9 घंटे बेडरूम में रहते हैं। उस 8-9 घंटे के दौरान अगर आपने प्योरीफायर लगाया और आपने प्योरीफाइड एनवायरनमेंट में रहे, तो ओवरऑल इम्प्योरिटीज की मात्रा कम हो सकती है। मतलब 24 घंटे में हर सांस के जरिए अगर आप इतना ले रहे हैं इम्प्योरिटी, इतने जहरीले चीजें ले रहे हैं,
तो उस चीज को, एयर प्योरीफायर को बेडरूम में लगा के आप इम्प्योरिटीज की मात्रा कम कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। मतलब अगर जो टॉयलेट में जाके हम क्या कर रहे थे, टॉयलेट में जाके हम सांस को रोकते नहीं थे, हम रिड्यूस कर रहे थे। ठीक इसी तरीके से 24 घंटे हम गले में लटका के नहीं घूम सकते, लेकिन हम रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। ये है मेन एयर प्योरीफायर का फंडा। और ये आप एक और एग्जांपल से कह सकते हैं कि अगर कोई 10 सिगरेट पीते हैं, 10 सिगरेट मतलब वैसे तो एक भी सिगरेट नुकसान देता है, लेकिन अगर कोई 10 सिगरेट पीते हैं और 10 की जगह आप 5 पीजिए तो 5 सिगरेट जो है कम नुकसान देगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपने बेडरूम में प्योरीफायर लगाया तो बेडरूम के प्योरीफायर एनवायरनमेंट के वजह से आपको ओवरऑल एक इम्प्योरिटीज की रिडक्शन होगी। जैसे ही इम्प्योरिटीज रिडक्शन होंगे वैसे ही इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा। जब इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा तो सिम्टम्स भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि हम जो है प्योरीफायर बेडरूम में क्यों लगाएंगे। हाँ, हम बेडरूम में ही क्यों लगाएंगे, ठीक है ना। बेडरूम प्रेफरेंस है, वैसे तो आप ड्राइंग रूम में भी लगाइए, लेकिन बेडरूम में 8 से 9 घंटा क्यों लगाएंगे और वो किस तरीके से मदद करता है। आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा अगर आप ये चीज देखेंगे कि हमारे घर में, हमारे घर के अंदर कौन सा एरिया सबसे पोल्यूटेड है, ठीक है ना। घर के अंदर किचन है, टॉयलेट है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है। हम बेडरूम की सिचुएशन लेते हैं, क्योंकि बेडरूम में हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं। तो बेडरूम में वेंटिलेशन रिड्यूस हो गया। आप चाहे तो नोट कर लीजिए प्लीज, बेडरूम में वेंटिलेशन कम है। पहले के जमाने में वेंटिलेशन बहुत होता था, खिड़की दरवाजे बड़े होते थे। आज वेंटिलेशन बेडरूम का रिड्यूस हो गया है। दूसरा पॉइंट, बेडरूम में धूप बहुत मुश्किल से आता है, बहुत कम समय के लिए आता है। नंबर 3, बेडरूम में जितने भी फर्नीचर्स है, पहले के जमाने में फर्नीचर्स हल्के होते थे, खुला होता था। आजकल बॉक्स टाइप के फर्नीचर हो गए। फर्नीचर, बेड, ये जो है बहुत ज्यादा जगह ऑक्युपाई करता है। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4, बेडरूम में अटैच टॉयलेट है। तो अटैच टॉयलेट होने का मतलब है जो टॉयलेट में एक्टिविटी हो रहा है वो बेडरूम में भी आएगा। नंबर 5, कि हम बेडरूम के अंदर एक्सेसिव केमिकल यूज करते हैं, पेंट्स, वार्निश और मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है। उसके ऊपर से फाइनली बेडरूम के अंदर 15-20% से ज्यादा रेगुलर साफ सफाई नहीं होती। मतलब आप समझ लीजिए, जितना फर्श का एरिया है वो रेगुलर साफ सफाई होती है, जो बाकी एरिया है वो हम रेगुलर साफ नहीं करते। जो एरिया साफ नहीं होगा वहां पे ऑब्वियसली जो है बैक्टीरिया, वायरस पैदा हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेडरूम जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। आप मतलब 24 घंटे में जहां भी स्पेंड करते हैं टाइम, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो है आपका बेडरूम है। अब अगर हमने बेडरूम में लगा लिया तो ओवरऑल एक बेहतर एनवायरनमेंट में हम सोएंगे और ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज हम रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अब आप चलते हैं आगे कि बेडरूम में किस किस कंडीशन में एयर प्योरीफायर आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। कंडीशन नंबर 1, कि बेडरूम अगर दरवाजे खिड़की दोनों बंद है, मतलब दोनों बंद, बेडरूम कंप्लीटली बंद, या तो एसी चल रहा है या तो ठंड का मौसम है, उस समय प्यूरिफायर की एफिशिएंसी सबसे बेहतर होगा। मतलब दरवाजे खिड़की बंद, क्लोज एनवायरनमेंट, प्यूरिफायर की एफिशिएंसी बेहतरीन होगी। ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर आपका दरवाजा और खिड़की दोनों खुले हुए हैं, हाँ, दरवाजे खिड़की दोनों खुले, उस समय एयर प्योरीफायर काम नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, क्रॉस वेंटिलेशन। बल्कि मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आपको घर में कम से कम 4 से 5 घंटा क्रॉस वेंटिलेशन करना चाहिए, खास करके जिस समय किचन का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके घर में खाना बन रहा है उस समय आपको क्रॉस वेंटिलेशन करना चाहिए, ताकि किचन के जो धुआं है वो घर के अंदर ना रह जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि जब किचन में अगर आपका घर बंद है और किचन इस्तेमाल हो रहा है तो किचन के जो स्मेल है वो घर के अंदर रह जाते, वो निकल नहीं पाते। तो क्रॉस वेंटिलेशन करिए। ठीक है। दूसरी बात, जब आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, या तो ड्राइंग रूम में या तो बेडरूम में, आप कोशिश करिए कि जिस समय अगरबत्ती जला रहे हैं उस समय एयर प्योरीफायर बंद कर दीजिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपके फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है। अब जो है ये जनरली ये है। और पावर कंजम्पशन जो है, आपके जो
बेडरूम है वहां पे आप मीडियम फैन स्पीड पे चलाइए। अगर 200 स्क्वायर फीट तक है आपका बेडरूम, मीडियम पे चलाइए। अगर 200 से ऊपर है तो हाई पे चलाइए। मतलब आपका अगर लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, वहां पे अगर आप चलाएंगे तो हाई में चलाइए। अगर आप बेडरूम में चला रहे हैं तो मीडियम पे चलाइए, लो पे मत चलाइए। लो पे चलाने का फायदा नहीं है, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मीडियम या हाई। ठीक है, अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि हम प्योरीफायर की मेंटेनेंस कैसे करेंगे। ठीक है, एक मिनट। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्योरीफायर की साफ सफाई कैसे करनी है ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट मिलता रहे। सबसे पहली बात, ये फिल्टर का पीछे का हिस्सा है, ठीक है ना, जो हिस्सा दीवार की तरफ रहेगा, ये है प्री फिल्टर है। इसको प्री फिल्टर कहा जाता है। ये प्लास्टिक का है, उसके ऊपर जाली लगा हुआ है। इसको आप धो सकते हैं, हफ्ते में एक बार पानी से धो दीजिए, सुखा के फिर वापस डालिए। दूसरा है कार्बन फिल्टर, इसको हल्का सा झाड़ देना है और कुछ करना नहीं। तीसरा हेपा फिल्टर, हेपा फिल्टर को 15 दिन में एक बार धूप दिखाना है। धूप दिखाएंगे तो हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हेपा फिल्टर में कई बार मॉइस्चर ब्लॉक हो जाता है, कई बार फंगस आ जाते हैं। तो ये हेपा फिल्टर को 15 दिन में एक बार 3-4 घंटे के लिए धूप दिखाना है। ठीक है ना, ये हो गया मेंटेनेंस। अब आते हैं उस प्रेजेंटेशन पे वापस। तो ये देखिए, ये जो है फ्रंट सरफेस है। अब तीसरे कंडीशन पे आते हैं, किस कंडीशन में एयर प्योरीफायर काम करेगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर आपका खिड़की बंद है, दरवाजा खुला हुआ है, अगर आपका खिड़की बंद है, दरवाजा खुला हुआ है, तो प्योरीफायर को खिड़की के आसपास लगाइए। ठीक है, अगर आपका दरवाजा बंद है, खिड़की खुला हुआ है, तो प्योरीफायर को दरवाजे के आसपास लगाइए। ठीक है, जब आप रूम में प्योरीफायर को लगाएंगे, ये जो है फ्रंट सरफेस रूम की तरफ होगा, और जो बैक रियर सरफेस है, जो पीछे का हिस्सा है, वो दीवार की तरफ होगा। दीवार से लगभग एक फीट का गैप होना चाहिए। ठीक है ना, आप ऐसी जगह प्योरीफायर को लगाइए जहां से पूरे कमरे से आप प्योरीफायर को देख सके और प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। छुपा के मत रखिए एयर प्योरीफायर को। ठीक है, और एक और बात कि मेरा रिकमेंडेशन तो ये होगा, प्योरीफायर फ्लोर पे लगाइए। लेकिन अगर फ्लोर में नहीं लगाना चाहते तो मैक्सिमम 1 फीट हाइट पे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सीलिंग हाइट हमारी कम हो चुकी है। मैक्सिमम 1 फीट हाइट पे आप प्योरीफायर लगा सकते हैं। रिकमेंडेशन है फ्लोर पे। हाँ, एक और बात, जब घर में झाड़ू दे रहे हैं, झाड़ू सफाई हो रही है, तो उस वक्त भी प्योरीफायर को ऑफ करके रखिए। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जब हम प्योरीफायर प्रमोट करने जाते हैं तो ये जो है कॉमन सवाल उठते हैं। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमें प्योरीफायर की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये चीज हमने कवर कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि हमें प्योरीफायर की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इग्नोर करते रहेंगे, सिम्टम्स बढ़ता रहेगा, बच्चों को ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है ना, ये भी हमने कवर कर लिया मोरलेस कि हाँ, गले में लटका के हम घूम नहीं सकते, तो हमें बेडरूम में लगा के इम्प्योरिटीज की मात्रा कम करनी है। मतलब 10 सिगरेट 5 सिगरेट, जो टॉयलेट वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। ठीक है, कई लोग बोलते हैं महंगा है। हाँ, कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, मार्केट में 8-9 हजार के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप एक बात बताइए, जिस चीज से मैंने प्रेजेंटेशन को शुरू किया था कि ये जो हम सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं, ये कौन सा ऐसा ब्रांड है जिनके पास इस तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं? कौन सा ऐसा ब्रांड है जो डेडली वायरसेस को मार सकता है? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए और ज्यादा पॉइंट्स बताऊंगा जिससे जो एक्सपेंसिव वाला बैरियर है वो निकल जाएगा। तो मतलब हम एक दमदार प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक पावरफुल प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कई डेडली चीजों को खत्म कर सकता है। तो हमारे लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है ना, कई लोग बोलते हैं कि हम अगर क्लीन एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पीपीटी, तो ये मैं पीपीटी अनूप जी को भेज दूंगा, आप अनूप जी से ये पीपीटी ले सकते हैं। अनूप जी आपको ये रिकॉर्डिंग भी दे देंगे ताकि आप और रिवाइज कर सके। ठीक है, रितेश जी पूछ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो आप अपने एंड में देख लीजिए एक बार कि आवाज के क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लोगों को शायद सुनाई दे रही है। ठीक है ना,
कई लोग बोलते हैं इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। आप उनको टॉयलेट वाला एग्जांपल दीजिए कि आपको लगता है कि हम अगर क्लीन एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो आप टॉयलेट में जाके सांस को रोकते क्यों हैं? आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, आप प्रॉपर सांसें लीजिए, आप वहां क्यों रोकते हैं? अगर आप वहां रोक रहे हैं तो आपको मतलब है ना कि आप जहरीली चीजें शरीर के अंदर ना कम से कम आए। ठीक उसी तरीके से इम्यूनिटी भी काम करता है। इम्यूनिटी को काम कराने के लिए इम्यूनिटी को कमजोर नहीं कर सकते आप। अगर इम्यूनिटी 24 घंटे काम करेगा तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और इम्यूनिटी ही तो काम कर रहा है। मतलब अगर हमें सर्दी, जुकाम, गले के अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सिग्नल्स है इम्यूनिटी के कि इम्यूनिटी काम कर रहा है, तो इम्यूनिटी वीक कहाँ होगी? अगर ज्यादा काम कराएंगे तो वीक हो जाएगी, ठीक है ना? तो कई लोग बोलते हैं कि एसी के अंदर भी प्योरीफायर होते हैं। तो हमारे पास एक वीडियो है शार्प इंडिया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल है, वहां पे पैसिव प्योरिफिकेशन सिस्टम के लेके एक वीडियो है। उसमें आपको सच्चाई मालूम चल जाएगा कि एसी के अंदर क्या होता है, सच्चाई। तो चूंकि एसी के अंदर जो जाली होता है, हमारा जो जाली मैंने आपको दिखाया प्री फिल्टर, वो जाली एसी के जाली से बेहतरीन है, और कुछ नहीं होता। प्योरीफायर के नाम से उतना ही होता है बस, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि हमें पता कैसे लगेगा प्योरीफायर काम कर रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमें क्या होता है कि जब हम प्योरीफायर लेके तो आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हवा ही निकल रहा है, कुछ फर्क महसूस नहीं होती। तो घर में टेंशन हो जाता है कि भाई 20,000 रुपए देके ये पंखा क्यों खरीद के लेके आए। तो हमने क्या किया, हमने कुछ बेनिफिट के लिस्ट बनाए जो आपको प्योरीफायर लगाने के बाद मिल सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल शार्प इंडिया, शार्प स्पेस इंडिया यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में तो वेंटिलेशन है, सनलाइट आता है, तो क्या बोलें। लालचंद चौधरी पूछ रहे हैं कि घर में तो धूप आती है तो हमें प्योरीफायर की जरूरत क्या है। तो आप उनसे बोलिए कि प्योरीफायर की जरूरत आपको है कि नहीं, वो ये वाला स्लाइड बताएगा। ये वाला स्लाइड, इस स्लाइड में अगर ये चीजें आपके घर में है, चाहे धूप आती हो, चाहे आप जंगल में रहते हो, अगर ये प्रॉब्लम आपके घर में है तो प्योरीफायर लेना चाहिए। क्योंकि ये इग्नोर करते रहेंगे तो और ज्यादा हो। तो सनलाइट से आप इनको बताइए कि ये चीजें अगर है तो आपको लेना चाहिए, अगर नहीं है तो मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, फिर आपका घर साफ है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हमें किस तरीके का फायदा मिल सकता है एयर प्योरीफायर लगाने के बाद। सबसे पहला, मैंने एस्थमा एलर्जी के लिए बात किया था आपसे, ठीक है ना। अगर किसी को एस्थमा एलर्जी होता है और वो मेडिकेशन लेते हैं, दवाई लेते हैं, पफ लेते हैं, तो 7 से 10 दिन के अंदर ये एस्थमा और एलर्जी के सिम्टम्स और मेडिकेशन रिड्यूस हो जाएंगे 50%, ठीक है। ये हम इतने दावे के साथ क्यों कह पा रहे हैं, आपको मैं एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, टेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एलर्जी यूके। एलर्जी यूके एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्थमा एलर्जी के ऊपर काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि एस्थमा एलर्जी के लिए जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है, नॉन मेडिसिन ट्रीटमेंट जो है, उसमें किस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और उसको टेस्ट करके वो सर्टिफिकेट देते हैं, सील ऑफ अप्रूवल देते हैं कि हाँ ये जो है एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शार्प एयर प्योरीफायर को टेस्ट किया और उन्होंने ये बताया कि एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा कार्य ये है। ये देखिए यहाँ पे ये सील ऑफ अप्रूवल जो है, इसका प्रूफ है कि एस्थमा एलर्जी रिड्यूस करने के लिए इससे बेहतरीन और कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो पहला सिम्टम, एस्थमा एलर्जी 7 से 10 दिन में रिड्यूस कर सकते हैं, उसका प्रूफ हमने दिखा दिया। दूसरा, कई लोगों को सुबह उठ के छींकते हैं, खांसते हैं। अगर ये सिम्टम है तो 3 से 4 दिन के अंदर ये सिम्टम रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है आज की डेट में, मतलब हर घर में आपको मिलेगा सुबह उठ के छींकना। तो ये 3 से 4 दिन में अंदर रिड्यूस हो सकता है। बच्चों के सिकनेस के बारे में बताया, हमने डिस्कस किया कि बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बच्चों के रूम में अगर आप प्योरीफायर लगाते हैं तो 1 साल के अंदर उनके टोटल सिक डेज, मतलब साल में अगर 20 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं तो उसको आप
10 दिन तक लेके आ सकते हैं, मतलब 50% रिड्यूस करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि घर में बच्चे बीमार होते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो है तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट ये है कि मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे लगभग 650 लोग अभी सुन रहे हैं मेरी बात को। आपके घर में एसी लगाते हैं, एसी कमरे में जब आप सोते हैं तो सो के उठने के बाद आपको नाक बंद, सर में भारीपन और गले में खिच खिच की शिकायत होती है ना? या आप अगर 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोगों में से 6 से 7 लोग इसके बोलेंगे हाँ। ये जो है अब तो मालूम चल गया होगा कि ये प्रिलिमिनरी सिम्टम है। हाँ, मतलब कई लोग बोलते हैं ना बातचीत कैसे शुरू करें, अनजान आदमी से बातचीत कैसे शुरू करें। आप ये देखिए, आप उनके ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपके घर में एसी लगा हुआ है, कितने महीने एसी चलाते हैं? 6 से 8 महीने। एसी कमरे में जब आप सो के उठते हैं तो आपको सर में भारीपन, नाक बंद या गले में कुछ प्रॉब्लम होती है? अगर कोई लोग बोलते हैं हाँ, कोई लोग बोलते हैं ना। अगर कुछ किसी ने कहा कि ना, मतलब आप ये कहिए कि हो सकता है आपको ना हो, घर में किसी और को ये शिकायत होती है क्या? तो ये आप पूछ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कहे हाँ होती है, तो आप उनसे पूछिए कि क्या ये जो सिम्टम्स है ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर बढ़ रहा है तो क्या आपको कुछ इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ देखना चाहेंगे? तो इस तरीके से आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिनके सिम्टम्स ये बढ़ते हैं उनके मतलब 48 से 72 घंटे के अंदर, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ये सिम्टम्स रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है ना? डॉक्टर नालिनी पूछ रही हैं, हाँ, एसी एनवायरनमेंट पे आपको कंटिन्यूअस चलाना है। एसी एनवायरनमेंट जो है सबसे बेहतर एनवायरनमेंट है वो डॉक्टर नालिनी, वहां पे आपको बेस्ट रिस्पांस मिलेगा। सिंस वी हैव अ डॉक्टर हियर, आई होप मैं आपको, मतलब मैंने कोई गलत नहीं कहा डॉक्टर नालिनी। नो डॉक्टर नालिनी, एयर प्योरीफायर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मॉस्किटो नेट यूज करें। मॉस्किटो रिपेलेंट और ज्यादा केमिकल देता है। विजय पाठक जी पूछ रहे हैं, विजय पाठक जी पूछ रहे हैं, सर ट्रांसलोकेशन कैसे हो सकता है? मैं समझा नहीं। किचन में ये थोड़ा क्लियर कर दें। क्रॉस वेंटिलेशन कैसे हो सकता है? मतलब जैसे आप विजय पाठक जी, अगर आप जैसे किचन का इस्तेमाल हो रहा है, जिस समय खाना बन रहा है, तो उस समय दरवाजे खिड़की सब खोल दीजिए। क्योंकि किचन में जब खाना बनता है, हमारे घर जो है कॉम्पैक्ट हो गया है। अब एक ही, मतलब सब कुछ एक ही घर के अंदर है, तो कॉम्पैक्ट होने की वजह से जब किचन में खाना बनता है वो उसके स्मेल जो है पूरे घर में आ जाता है। तो क्रॉस वेंटिलेशन करके रखेंगे तो घर में सेटल नहीं होंगे, वो बाहर फैल जाएंगे। ठीक है? तो मिस्टर रेयान, हमारा, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में कहा था कि हमारे पास कोरोना वायरस का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 2004 के हैं, और अभी फिलहाल जो कोरोना वायरस है वो अलग है। ठीक है ना? तो हम कमिट नहीं कर सकते, अभी हमारे पास कोई टेस्ट रिपोर्ट कोरोना वायरस के नहीं है। जो है वो पुराने वाले हैं जो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप टेक्नोलॉजी की पावर को बताइए, टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है वो बताइए। सुदीप्ता गांगुली जी पूछ रही है, इज इट ट्रू दैट इंटेंसिटी एंड डेंजर ऑफ नोवेल इज मच हायर देन फेलाइन कोरोना, और इज इट दैट वायरस इज वायरल प्लाज्मा क्लस्टर? देखिए सुदीप्ता गांगुली जी, हमें नहीं पता कि फेलाइन कोरोना वायरस ज्यादा स्ट्रांग था या नोवेल कोरोना वायरस ज्यादा स्ट्रांग। मैं कोई डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास सर्टिफिकेट है जिस चीज के मैंने आपको दिखाया। जिस चीज के नहीं है मैं क्लियरली बता रहा हूँ कौन सा स्ट्रांग। हमें टेक्नोलॉजी की पावर को बताना है कि हमारे पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। पॉइंट ये नहीं है कि कोरोना वायरस को किल कर सकता है कि नहीं, पॉइंट ये है कि हमारे लिए साल भर जो हम प्रॉब्लम से जूझते हैं वो कोरोना नहीं है। कोरोना आएगा अभी 1 महीने के अंदर, फुस हो जाएगा, दुनिया भर से फुस हो जाएगा। 2-3 महीने के अंदर सब लोग भूल जाएंगे कोरोना। जो रह जाएगा वो ये है, जो ये चीज है जो आपके सामने स्क्रीन पे है कि एस्थमा, एलर्जी, ये सब चीजें पूरे साल, आप खुद सोचिए, पूरे साल हम इन्हीं चीजों से जूझते हैं। ठीक है ना? तो वी शुड बी वरीड मोर अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। अब हम बता रहे हैं आपको कि हम
एयर प्योरीफायर की बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे हम। एक मेन पॉइंट ये होता है कि हम बातचीत कैसे शुरू करेंगे, ये हेजिटेशन रहती है। अभी तक हमने नॉलेज लिया है, ये जो अभी तक हमने प्रेजेंटेशन दिया, हमने नॉलेज इंफॉर्मेशन लिया है, लेकिन अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि हम बिजनेस को बढ़ाएंगे कैसे, बिजनेस को बातचीत कैसे करेंगे, बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे, हम कैसे बिजनेस को लेके जाएंगे आगे। सबसे पहली बात, जिन लोगों को एस्मा एलर्जी है उन लोगों को आप जाके सीधा ये मत बोलिए कि देखिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एस्मा आपका कम हो जाएगा, ऐसे मत बोलिए। आप उनको ये कहिए, सपोज मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स फैमिली में लोगों को एस्मा है, आप उनसे ये कहिए कि देखिए मैंने आपको देखा है एस्मा के दवाई लेते हुए, तो ये जो मेडिकेशन है ये आप अपने लिए लेते हैं या आपके घर में किसी और के लिए लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसका जवाब मिल जाएगा आपको, फिर आप पूछिए कि ये जो मेडिसिन है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप भी जानते हो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं। तो अगर ये बढ़ रहा है तो क्या आप इसको रिड्यूस करना चाहेंगे। फिर आप ये कहिए कि हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे कंपनी के पास कई सारे नेचुरल न्यूट्रिस्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स है जिससे हम एस्थमा के मेडिकेशन को नेचुरली विदाउट मेडिसिन नेचुरली रिड्यूस कर सकते हैं। क्या आप कंसीडर करना चाहेंगे। परमिशन लेके फिर आप, अगर वो बोलते हैं हाँ, फिर आप ये बोलिए कि हाँ, फिर आप उनको समझाइए जैसे मैंने आपको समझाया था कि एस्मा क्यों होता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि एस्मा क्यों होता है, फिर उनको आप डिटेल में समझाइए कि ये इंफॉर्मेशन को यूज करिए कि एस्मा क्यों होता है और हमारा प्योरीफायर किस तरीके से एस्मा को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। ये हो गया इस सेगमेंट, ठीक है। तो कैन आई सी सम रेज्ड हैंड्स कि मैं समझा पाया आपको, ठीक है ना। तो ऐसे अप्रोच करिए, अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके के आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उनको आप एक्सेप्ट कराइए, उनको आप इंफॉर्मेशन मत दीजिए, उनको आप उनसे इंफॉर्मेशन लेके उनको एक्सेप्ट कराइए, ठीक है ना। दूसरे ईएनटी वाला जो मैंने आपको बताया, जिनके घर में एसी है, बहुत सिंपल है कि एसी में सो के उठने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है, तो ये एक और तरीका है जिससे आप कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, उनको नीड क्रिएट कर सकते हैं, उनको सोल्यूशन दे सकते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकर्स के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिनके घर में कोई सिगरेट पीते हैं, चाहे आप बाहर सिगरेट पी के घर के अंदर आए लेकिन आपके मुंह के अंदर वो स्मेल रह जाती है। अगर आप दिन में 5-6 सिगरेट पी रहे हैं, 10 सिगरेट पी रहे हैं, तो मुंह के अंदर वो स्मेल रह जाती है। तो स्मेल जब रह जाती है तो आप घर के अंदर आए, घर के अंदर 4-5 लोग हैं, तो आप जब बात करेंगे, सांस लेंगे, तो वो स्मेल घर के अंदर फैल जाएंगे और वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड हैंड स्मोकर्स, मतलब जो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, हाँ, उस घर में प्योरीफायर जो है पैसिव स्मोकिंग के इफेक्ट को कम कर सकता है। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है ना। अब आते हैं पेट ओनर्स, पेट जिनके आजकल कई घर में पेट्स पालने का फैशन है। तो पेट्स जिन घर में है वहां पे जो है, वहां पे पेट का इन्फेक्शन ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक है, ह्यूमन का इन्फेक्शन पेट के लिए नुकसानदायक है। सबसे जरूरी बात, पेट्स के एक स्मेल होता है, जिस घर में पेट है उसमें एक स्मेल होता है। एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि जिनके घर में पेट्स है उनके घर में किसी ना कोई होगा जिनको नाक से पानी बहने की शिकायत होगी, मतलब जिसे एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, मतलब नाक से पानी बहने की शिकायत होगी। तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है एयर प्योरीफायर। मतलब एयर प्योरीफायर जो है एक बेटर एनवायरनमेंट बनाता है जिनके घर में पेट्स है, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन को रोक सके और स्मेल को रिड्यूस कर सके, ठीक है। न्यूबॉर्न चिल्ड्रन का ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। आप मदर्स को अप्रोच करिए, आप न्यूबॉर्न बेबीज के मदर्स को आप पूछिए कि आपने एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए आपने सारी चीजें खरीद लिया, लेकिन जो इंटरनल पार्ट्स है, जो और ज्यादा नाजुक है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, जिसके वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट समझाइए, ठीक है ना। तो अब आते हैं, अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊंगा आपको, हॉस्पिटल्स।
ठीक है ना। आपने अगर आप देख ही पा रहे हैं कि एयर प्योरीफायर के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने अभी तक आपको इंफॉर्मेशन दिया है, नॉलेज दिया है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस नॉलेज को इस्तेमाल करके आप किस 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 लोगों को आप एडुकेट करके प्योरीफायर के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हॉस्पिटल्स में बिजनेस, दो तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। आप टारगेट करिए 50 टू 100 बेडेड जो हॉस्पिटल्स है, मतलब जो 50 से 100 बेड के हॉस्पिटल है, मीडियम साइज हॉस्पिटल्स। आपने ये तो जरूर देखा होगा कि आपके घर के आसपास हॉस्पिटल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ गए। ठीक है ना। आप छोटे में भी मत जाइए, बड़े में भी मत जाइए, आप मीडियम वाले में जाइए जो 50 से 100 बेड वाले हैं। ठीक है ना। आप उनके ओनर से मिलिए और किसी से मत मिलिए, ओनर के अलावा और किसी से मत मिलिए, सिर्फ ओनर से मिलिए। जब आप ओनर से मिलेंगे, आप उनसे कहिए कि आपका जो जितने बेड्स है, मान लीजिए आपके पास 25 कमरे हैं, मान लीजिए 25 रूम्स है, उसमें 25 रूम्स में आपके सिंगल बेडेड रूम भी होंगे, डबल बेडेड रूम होंगे या 4 बेडेड रूम होंगे। 4 बेडेड वाले छोड़ दीजिए, सिंगल बेड और डबल बेड वाले रूम में अगर आप प्योरीफायर लगाते हैं और पेशेंट से पर डे 100 रुपए चार्ज करते हैं, कोई भी खुशी खुशी दे देगा, है ना। 100 रुपए आप एक्स्ट्रा चार्ज करिए पेशेंट से, ये कह के कि हम आपको प्योरीफाइड एनवायरनमेंट दे रहे हैं, खुशी खुशी हर कोई दे देगा। 100 रुपए पर डे चार्ज करते हैं तो महीने में आप 3,000 रुपए रिकवर करते हैं। अगर महीने में 3,000 रिकवर करते हैं, 6 महीने के अंदर आपका कॉस्ट रिकवर हो जाता है। ये हॉस्पिटल के मालिक को दीजिए, या आप होटल को भी बता सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। हॉस्पिटल के मालिक को ये बताइए कि आपका 6 महीने के अंदर कॉस्ट रिकवर हो गया, उसके बाद आपका फायदा ही फायदा है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपका 2 फायदा होगा। एक, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, आपके हॉस्पिटल का रेपुटेशन बढ़ेगा। ठीक है ना, कि इस हॉस्पिटल में इन्होंने रूम्स में प्योरीफायर लगा रखा है। आपको अच्छा लगा। ये एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। दूसरा हॉस्पिटल में क्या है कि ऑपरेशन होते हैं, हर हॉस्पिटल में आज की डेट में ऑपरेशन होता है। फिर भी मैं मीडियम साइज हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, 50 टू 100 बेडेड। आप सोचिए जरा, जब ऑपरेशन होता है तो बॉडी को काटा जाता है, जब बॉडी कटता है तो बॉडी के अंदर के टिश्यूज और मसल्स एक्सपोज होते हैं। जब टिश्यूज और मसल एक्सपोज होते हैं तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो इन्फेक्शन है वो कटा हुआ बॉडी के अंदर आने का चांसेस रहता है, और जो बॉडी कटता है उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है। तो ये एक लेन देन होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ये एक लेन देन होता है। ऑपरेशन थिएटर का इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर का इन्फेक्शन ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ठीक है ना। तो ये जो लेन देन है, इसके वजह से जो पेशेंट है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे इन्फेक्शन उनके शरीर में आ जाता है, और उनको फिर आईसीयू में रखा जाता है 24 से 48 घंटे के लिए। जब आईसीयू में रखते हैं, वहां पे पेशेंट के रिलेटिव्स मिलने आते हैं। ठीक है ना। तो आप एक बात सोचिए, जब जिस पेशेंट को आईसीयू में रखा गया है, उनकी इम्यूनिटी अभी वीक है, उनका बॉडी जो है रिकवर कर रहा है, उनका बॉडी जो है रिपेयर हो रहा है। ठीक है ना। तब अगर उस समय हवा के जरिए इम्प्योरिटीज शरीर के अंदर आएगा तो इम्यूनिटी को डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि हवा जो है 11,000 लीटर है। आप समझने की कोशिश करिए, जिस समय बॉडी रिपेयर हो रहा है, बॉडी रिकवर हो रहा है, उस समय अगर हवा के जरिए जहर शरीर के अंदर आएंगे तो हमारे बॉडी को डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो जब बॉडी को डबल मेहनत करना पड़ेगा तो रिकवरी थोड़ी वीक हो सकती है, रिकवरी थोड़ी स्लो हो सकती है। लेकिन अगर हवा के जरिए जो इम्प्यूरिटीज को आपने कम कर दिया रिकवरी के दौरान, तो आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। मैं आपको समझा पाया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको आईसीयू के जो डॉक्टर है, आईसीयू के जो एम्प्लॉइज है, उनको बताना है। आप आईसीयू में जो डॉक्टर है उनको अगर आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे और उनको बोलेंगे कि ये कॉन्सेप्ट
पेशेंट या पेशेंट के पेरेंट्स रिलेटिव्स को समझा दे। जब ये पेशेंट के रिलेटिव को समझाएंगे कॉन्सेप्ट कि देखो बॉडी अभी वीक है, रिपेयर हो रहा है, अभी हवा के जरिए इम्प्योरिटीज आएंगी तो बॉडी को टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। अगर आपने प्योरीफायर लगाया तो हवा की इम्प्योरिटीज शरीर के अंदर कम जाएंगे, तो जिससे बॉडी को रिकवर करने में इजी रहेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया ये। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है एयर प्योरीफायर के जरिए। अब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा प्रोडक्ट जो है बाकी ब्रांड से बेटर कैसे। यस, पेट हेयर और पेट सलाइवा से इन्फेक्शन जो पैदा होते हैं एयर प्योरीफायर से वो कम हो सकता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे कि हमारा एयर प्योरीफायर बाकी ब्रांड से बेटर कैसे। मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो हमारा प्योरीफायर बाकी ब्रांड से बेटर है। ये दमदार पॉइंट है, अब आपको लगेगा नहीं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है। सबसे पहली बात, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे प्रोडक्ट के पास सर्टिफिकेट्स है, टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, कई तरीके के बैक्टीरिया वायरस को किल कर सकता है, जो किसी और ब्रांड के पास नहीं है। आप इस चार्ट को जरा देखिए, इस चार्ट में हमारे कई तरीके के टॉक्सिन्स और इन्फेक्शंस के नाम लिखे हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। पहला बेनिफिट यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं। जो कंपटीशन के जो प्रोडक्ट्स है, अगर कंपटीशन इतना निकालता है तो हम इतना निकालते हैं, तो आप भरोसा कैसे करेंगे कि हाँ एक्चुअली इतना निकालता है। तो हमारे पास सर्टिफिकेट है, जो मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बताया था कि हमारे टेक्नोलॉजी का दम, हमारे टेक्नोलॉजी के पावर, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी के पावर की वजह से हम एक वाइड वैरायटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकालते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज निकालेंगे तो आपके सांसों के जरिए कम से कम इम्प्योरिटीज जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे ब्रांड सस्ता प्योरीफायर लगाएंगे तो कम से कम इम्प्योरिटीज निकालता है, तो शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। ये आपको मैं समझा पाया। सस्ता लेंगे तो कम इम्प्योरिटीज निकालेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटी शरीर में जाएगा। हमारे प्योरीफायर ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटी निकालते हैं तो कम से कम इम्प्योरिटी शरीर के अंदर जाता है। ये बेनिफिट नंबर 1। दूसरा है कि हमारे पास 32 ऑर्गेनाइजेशंस के टेस्ट रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट्स है, जो मैंने आपको समरी शुरू में दिखाया था कि 32 ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली हमने IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से हमने अपने प्योरीफायर को टेस्ट कराया। और उन्होंने जो टेस्ट किया, उन्होंने आउटडोर पोल्यूटेंट पे टेस्ट किया, इंडोर नहीं, आउटडोर पोल्यूटेंट पे उन्होंने टेस्ट किया। उन्होंने 1.5 साल तक टेस्ट किया। 1.5 साल के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये जो 3 केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, ये जो 3 चीजों के नाम लिखे हुए हैं, ये है आउटडोर पोल्यूटेंट के सबसे डेंजरस केमिकल्स, सबसे डेंजरस, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर को। ये जो है 67 से लेके 97% तक रिडक्शन हो सकता है। और IIT दिल्ली का ये सर्टिफिकेट है, टेस्ट रिपोर्ट है। इसका एक वीडियो बाली सर का एक वीडियो भी आप देख चुके होंगे कि बाली सर ने ये जो जिस दिन हमने अनाउंस किया था, बाली सर हमारे उसमें चीफ गेस्ट थे और बाली सर ने इसका एक वीडियो बना के सर्कुलेट करा है, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन, ये जो 32 सर्टिफिकेट्स का एक सर्टिफिकेट है, ये तो टेक्नोलॉजी की पावर को दर्शाता है, ठीक है ना। पहला बेनिफिट, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज निकालता है ताकि कम से कम इम्प्योरिटी शरीर में जाए। दूसरा बेनिफिट, हमारे पास 32 ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट है और रिसेंटली जो है IIT दिल्ली ने भी हमें सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट, कि जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं, है ना, वो प्रोडक्ट जो है शार्प का डिजाइन है, शार्प का मैन्युफैक्चरिंग है, शार्प का सेलिंग है। लेकिन इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है चाइना से बना के आते हैं और ठप्पा लगा के बेचते हैं। लेकिन शार्प के केस में ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना प्रोडक्ट, तो ये बहुत मायने रखता है कि एयर प्योरीफायर के लिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है। और सबसे जरूरी बात कि हम जो है 3 साल की वारंटी दे रहे हैं ऑन साइट, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट मैं समझा पाया। मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। अच्छा, एक और पॉइंट जो उन्होंने कहा था किसी ने कि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है ना, वो मैं बताता हूँ आपको कि जो प्रोडक्ट्स हमारे ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर आपको कोई
आपको आपको कोई मिलते हैं, हाँ, जो आपने प्रेजेंटेशन दिया, बड़ी मेहनत करी, प्रेजेंटेशन दिया, पूरा समझाया, वो तैयार हो गए, तब किसी ने मोबाइल खोल के ये बता दिया कि देखो ये तो ऑनलाइन में इतने का मिल रहा है, ठीक है ना, तब आपका रिएक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, मैं बताता हूँ। तब आप ये कहिए कि थैंक यू सर, मैं आपको समझा पाया, आप प्यूरिफायर खरीदने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले आप ये बोलिए, थैंक यू, मैं आपको समझा पाया और आप प्यूरिफायर खरीदने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब आपके पास चॉइस ये है कि आप मेरे से खरीदेंगे या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे। अगर आप मेरे से खरीदते हैं तो आपको 3 साल की ऑन साइट वारंटी मिलेगी। दूसरा, आपको शार्प से डायरेक्ट टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, आपको ब्रांड न्यू सील्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप ये कहेंगे, वो बोलेंगे ये तो अमेजोन से भी मिलेगा, तब आप ये कहिए कि अमेजोन के साइट पे आप जाइए, आप वहां पे देखिए कि आपको ये 3 चीजें मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली हमने क्या किया, जो अमेजोन के पेज है वहां पे हमने लिख दिया कि ये इलीगल है, ये अनऑथराइज्ड है, यहाँ पे खरीदने पे आपको वारंटी नहीं मिलेगी। और हमने एक और चीज क्या किया कि हमने डब्बे के ऊपर जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एमआरपी स्टिकर पे लिख दिया है, एक्सक्लूसिवली ब्रॉट टू यू इन इंडिया बाय वेस्टीज, वारंटी वॉइड इफ परचेज फ्रॉम एनी ई कॉमर्स पोर्टल। ये हमने एमआरपी पे स्टिकर पे लगाया, ये हमने ऑपरेशन मैनुअल पे लगाया, ये हमने अपने वेबसाइट पे लगाया, और ये हमने टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल करेंगे तो यही कंफर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया। अनूप जी, यस सर, आई होप मैं आपको इनको समझा। बहुत इंटरेस्टिंग जी। विजय काले जी पूछ रहे हैं कि हैव यू हर्ड ऑफ एयर प्यूरिफायर इन्वेंटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र जगदाले फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पुणे। हाँ, मैंने सुना है। आप अगर उनके कैटलॉग देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं किसी साइंटिस्ट को इतनी बेइज्जत नहीं करना चाहता, लेकिन आप उनके कैटलॉग देखिए, और हमारा जो सर्टिफिकेट है ना, हमारा जो ये सर्टिफिकेट है, इसमें जो हमने कोरोना वायरस का फोटो बनाया है, हाँ ये देखिए, ये जो हमने कोरोना वायरस का फोटो बनाया है, ये उन्होंने यहाँ से चोरी करके उनके कैटलॉग में डाल दिया है, ठीक है। आप ये जो जगदाले साहब, अगर वो सुन पा रहे हैं मैं देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो अपना किस बेसिस में प्रोडक्ट बता रहे हैं, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, वो कुछ अजीब चीज ही बोल रहे हैं, और उनको हमारे टेस्ट रिपोर्ट से उनको कॉपी करके कैटलॉग में डालने की क्या जरूरत है। जो ये इमेज जो आपके स्क्रीन पे है, ये इमेज उन्होंने अपने कैटलॉग में डाला है। वैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि हमने अपने हेडक्वार्टर को ये चीज बता दिया है, और वो वहां से लीगल एक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता लीगल एक्शन का क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी बैकिंग है गवर्नमेंट के साथ। तो एनीवे जो भी है, जयेश जोशी जी पूछ रहे हैं कि डेंटल क्लिनिक, हाँ डेफिनेटली, किसी भी क्लिनिक में जहाँ पे डॉक्टर्स पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी क्लिनिक में इसका फायदा आपको मिल सकता है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, पूछ रहे हैं कि कितना एरिया, तो बेडरूम का एरिया नॉर्मली क्या होता है, 100-150 स्क्वायर फीट। तो हमने जो प्रोडक्ट दिया आपको 250 स्क्वायर फीट का है, जो कि ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, बेडरूम में भी लगा सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने बाई चांस मान लिया आपने ड्राइंग रूम में प्योरीफायर लगाया, तो आपके घर में गेस्ट आए, तो ऑब्वियसली वो क्यूरियस होंगे, वो पूछेंगे भाई ये क्या है। तो आप ये मत कहिए कि ये एयर प्योरीफायर है, आप ये कहिए कि एस्थमा एलर्जी कम करने वाली मशीन है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि कन्वर्सेशन की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप कहेंगे वो एयर प्योरीफायर है, बोले अच्छा एयर प्योरीफायर है, वो खत्म हो जाएगा। आप कहिए एस्थमा एलर्जी कम करने वाली मशीन है, फिर वो कहेंगे भाई अब तक तो हमें मालूम था कि एस्थमा एलर्जी दवाई से कम होती है, क्या हो गया। तो फिर आपको मौका मिलेगा समझाने के लिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा, ये पूछ रहे तस्मिया जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू कन्विंस अ डॉक्टर टू बाई एयर प्योरीफायर। आपको डॉक्टर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर के से अगर किसी से मिल रहे हैं, आप किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि सर ऑल्दो मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी से बिलोंग करता हूं और हम एयर प्योरीफायर प्रमोट करते हैं, बट मुझे लगता है कि आप मुझे बताइए, आप हमें बताइए कि एयर प्योरीफायर से क्या फायदा होना चाहिए।
आपके हिसाब से एयर प्योरीफायर लगाने से क्या फायदा होना चाहिए, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि आप एयर प्योरीफायर से क्या फायदा एक्सपेक्ट करते हैं। वो कुछ कहेंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या तो ये कहेंगे बेकार है, एयर प्योरीफायर किसी काम का नहीं है। तो अगर ये उन्होंने कहा कि ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, तो फिर आप ये वाला स्लाइड दिखाइए उनको, ये वाला स्लाइड दिखा के बोलिए कि अगर हम आपको एक ऐसी प्यूरिफायर देते हैं जिसमें ये फायदा आपको मिल सकता है, तो क्या आप कंसीडर करना चाहेंगे। संजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि कितने, आप जो मैंने फिल्टर का आपको क्लीनिंग बताया, हफ्ते में एक बार करिए, और हेपा फिल्टर को 15 दिन में एक बार धूप दिखाइए। प्लाज्मा क्लस्टर, विवेक जी पूछ रहे हैं प्लाज्मा क्लस्टर को कैसे एक्सप्लेन करें। प्लाज्मा क्लस्टर जो है, आप इतना ही बताइए कि प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हमें प्यूरिफिकेशन बेटर करके, कंपटीशन के पास प्लाज्मा क्लस्टर नहीं है, कंपटीशन के पास जो टेक्नोलॉजी है उससे इतना क्लीनिंग होता है, हमारे प्लाज्मा क्लस्टर से इतना ऐड हो जाता है जो कंपटीशन के पास नहीं है, वो एडिशनल प्लाज्मा क्लस्टर का। आप इतना ही बता दीजिए, उतना ही बहुत है, ठीक है ना। डेमो किट कहाँ से अवेलेबल होगा, कोई डेमो किट नहीं चाहिए, आप शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल में जाइए, उसमें बहुत सिंपल से डेमो है, आप 20 रुपए के नोट, कॉफी से भी डेमो दिखा सकते हैं, ठीक है ना, कोई डेमो किट नहीं चाहिए। ऑप्शंस का व्यू, हेज ऑप्शंस, जयंती चौधरी जी पूछ रहे हैं हेज ऑप्शन आप तब इस्तेमाल करें जब धुंधलापन है, बाहर अगर धुंधलापन है, घर के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल है, तो हेज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे सर्दी के समय क्या होता है कि धुंधलापन हो जाती है, उस समय हेज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज है, आप चाहते हैं जल्दी प्यूरिफिकेशन हो, तो भी हेज ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप इन होटल्स ऑल्सो, हाँ, जो मैंने आपको हॉस्पिटल के बारे में बताया ना कि मालिक को जाके आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दीजिए, वैसे ही आप होटल्स के भी कर सकते हैं। बल्कि ये सबसे कामयाब सजेशन है, मतलब ये, इसमें आप खुद सोचिए ना, 200 रुपए पर डे लेंगे तो 3 महीने में कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, 100 रुपए पर डे लेंगे तो 6 महीने, उसके बाद तो मुनाफा ही मुनाफा ना, फायदा ही फायदा, ठीक है ना। हाँ, जयप्रकाश जी पूछ रहे हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, तो इंस्टॉलेशन का भी एक वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब में। आई थिंक मोर और लेस सारे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया है, सम पीपल आस्क इफ यू हैव स्मॉल हाउस 10 into 20, तो उसमें कैसे फिट कर सकते हैं। आप बेडरूम में लगाइए, सिंपल, आपका जो बेडरूम है, बेडरूम में प्यूरिफायर लगाइए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फिल्टर 2 साल की लाइफ है, फिल्टर 2 साल में आपको बदलना है। अनूप जी, आई थिंक वी हैव मोर और लेस कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। हाँ,